विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो गया है। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई भूपेंद्र पटेल सरकार का बजट पेश करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार पिछले साल के 2,43,000 करोड़ के बजट में 18 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये पहला मौका होगा जब बिना विपक्ष राज्य का बजट पेश किया जाएगा। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस को विपक्ष का ओहदा मिलेगा या नहीं, इस पर सवालिया निशान लगा है। लेकिन कांग्रेस के मुट्ठी भर विधायकों ने ही बजट सत्र के पहले दिन नारेबाजी कर माहौल बना दिया। कांग्रेस विधायकों ने प्ले कार्ड लेकर भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मामलों पर जमकर नारेबाजी की। सरकारी पदों पर भर्ती में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और भाजपा की तुलना भ्रष्टाचार से कर दी। હજી સુધી ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતા સમક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ ભ્રષ્ટાચારી કૌભાંડી સરકાર એટલું પણ કહેવા તૈયાર નથી કે એમાંથી કેટલા કિસ્સામાં ધરપકડ કરવામાં આવી અને જે એમ્બીસા કમિશનનો રિપોર્ટ છે રિપોર્ટ પોતે કહે છે કે નાની માછલીઓને પકડવામાં આવે છે અને મોટી માછલીઓને છોડી દેવામાં આવે છે। તો આ મોટી માછલીઓ ગાંધીનગરને કમલમમાં જ બેઠેલી હોય એટલે સામાન્ય ક્લર્ક કક્ષાના માણસને પકડવા અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ મંત્રીઓ જે આમાં સંડોવાયેલા હોય એની સામે કોઈ એક્શન નહીં લેવી પણ વિપક્ષ અને મીડિયાના પ્રેશરના કારણે એક વાહવાઈ ઉઘરાવા ના અમે પણ પેપર લીકના મુદ્દે રાજસ્થાનની કોંગ્રેસ સરકારની માફક અમે પણ કાયદો લાવી રહ્યા છીએ એવી ફોર્માલિટી કરવા માટેનો કાયદો લાવવો એ એક વસ્તુ છે અને ખરેખર તમામ ચમરબંધીને જેલ ભેગા કરવા એ બીજી વસ્તુ છે અને આ બિલ પણ છટકબારીઓ વાળું છે એટલે છટકબારીઓ વાળું બિલ લાવી ગુજરાતના ત્રસ્ત બનેલા બેરોજગાર યુવાનો સાથે વધુ દગો અને છલકપટ ના કરે। हालांकि जैसी चर्चा थी वैसा ही हुआ। गुरुवार को विधानसभा में बजट पेश नहीं किया गया। अब शुक्रवार को गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई बजट पेश करेंगे। बता दें कि पिछले साल 2,43,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार के बजट में 18 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और बजट को बढ़ाकर 2,90,000 करोड़ तक किया जा सकता है। जो ये तो बंधारणी खानदानी नो सवाल है। બંધારણની અંદર જે બીજા નંબરની પાર્ટી કોઈ પણ હોય હાઉસની અંદર એને વિપક્ષના નેતાનું પદ મળે છે। રાજ્યસભા અને લોકસભાની અંદર એક જોગવાઈ એવી કરી છે કે ત્યાં 10%ની સંખ્યા હોવી જોઈએ, પણ રાજ્યોને લાગે વળગે ત્યાં સુધી તમામ રાજ્યોની અંદર બીજા નંબરની પાર્ટીને હંમેશા વિપક્ષના નેતાનું પદ આપ્યું છે અને જ્યાં સુધી ગુજરાતની વિધાનસભાને લાગે વળગે ત્યાં સુધી અહીંયા કાયદાની અંદર વિધાનસભાએ પસાર કરેલા કાયદાની અંદર સ્પષ્ટ જોગવાઈ છે કે બીજા નંબરની જે કોઈ પણ પાર્ટી હોય એમના નેતાને વિપક્ષનું નેતાનું પદ આપવામાં આવે છે। इस बार गुजरात विधानसभा में एक और रिकॉर्ड बनेगा। विधानसभा के इतिहास में पहली बार बिना विपक्ष के विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार कांग्रेस को विपक्ष का पद देगी या नहीं, अभी ये साफ नहीं हुआ है। विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी ने एक लेटर में कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास विधायकों की जो तादाद है वो 10% से भी कम है, इसलिए उन्हें विपक्ष का पद नहीं दिया जा सकता। हालांकि कांग्रेस के पास भी अपनी दलील है। उसका कहना है कि सत्ता पक्ष के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होते हैं विपक्ष का पद उसे ही मिलता है। वहीं इस बार विधानसभा में गुजरात सरकार 10 अलग अलग बिल भी ला रही है, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार बिल लाएगी। इस बिल में पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने की बात है। पेपर लीक के आरोपी को 3 से 10 साल तक की सजा के साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। गुजरात विधानसभा से कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी विधानसभा परिसर में सहयोगी नेताओं के साथ झाड़ू लगाते नजर आए। महात्मा गांधी की विशाल प्रतिमा के आसपास की जगह की खूब अच्छी सफाई की गई। इसके साथ ही सरदार पटेल के स्टैचू को भी साफ किया गया। गुजरात में सहकारी संघों में दबदबा रखने वाले शंकर चौधरी के सफाई कर्मी बने इस अंदाज की खूब तारीफ हो रही है। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पवन खेड़ा की विवादित टिप्पणी के बाद सियासी हंगामा हुआ। बात गिरफ्तारी तक पहुंची। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही सामने आई कांग्रेस हमलावर हो गई। वहीं बीजेपी ने भी काउंटर अटैक किया और पूरा का पूरा दिन सियासत की भेंट चढ़ गया। मोदी पर विवादित बयान,
शहर शहर एफआईआर पर एफआईआर। दिल्ली एयरपोर्ट पर अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। पवन खेड़ा पर बखेड़ा। 23 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे पवन खेड़ा का वही विवादित बयान है जो मुंबई में उन्होंने 17 फरवरी को दिया था। इधर मोदी के नाम को लेकर पवन खेड़ा ने बवाल मचाने वाला बयान दिया, उधर एफआईआर दर्ज हुई और फिर मुंबई के कांड पर असम पुलिस ने पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। मामला देश की सबसे बड़ी कोर्ट तक पहुंचा और चट गिरफ्तारी के बाद पवन खेड़ा को पट बेल मिल गई। इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन पूरा विवाद क्या है आपको पहले ये बताते हैं। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जानबूझकर नरेंद्र मोदी के नाम को बहाना बनाकर अमर्यादित टिप्पणी की। दरअसल गुजरात में लोग अपने नाम के साथ पिता का नाम जोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और पवन खेड़ा ने नरेंद्र गौतम दास मोदी बोला था। खेड़ा के मुताबिक जुबान फिसलने की वजह से नरेंद्र गौतम दास मोदी बोला। प्रधानमंत्री के अपमान की कोई मंशा नहीं थी। आपका गाली देने का पूरा इतिहास है। आप कभी प्रधानमंत्री जी को नीच बोलते हैं, आप कभी प्रधानमंत्री जी के लिए उनकी बूढ़ी माता जी को गाली देते, आज फिर से गाली दिया है। तो कोई बात नहीं, आप गाली दो कांग्रेस के लोगों, इस गाली का जवाब हम समय आने पे देंगे और बाकी देश जवाब देगा। खेड़ा की विवादित टिप्पणी के बाद असम के रहने वाले सैमुअल चांगसन ने हाफलॉन्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 153B1, 500, 504, 505, 120B के तहत मामला दर्ज किया। बड़ी बात यह है कि आईपीसी की धारा 153B यानी राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले बयान देना या लांछन लगाना है। धारा 500 यानी मानहानि और धारा 504 यानी शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखते हुए 3 दलील दी। पहली दलील ये कि खेड़ा की जुबान फिसल गई थी, जानबूझकर बयान नहीं दिया और यहां तक कि माफी भी मांग चुके हैं। दूसरी दलील ये कि एक बयान के खिलाफ असंगत धाराओं का केस दर्ज किया गया है। तीसरी दलील ये कि खेड़ा के खिलाफ दर्ज तमाम एफआईआर को एक साथ क्लब किया जाए। सिंघवी की दलील पर सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया, यहां तक कि कोर्ट में बयान का वीडियो सुनाया गया। दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मंगलवार तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए स्थानीय कोर्ट से अंतरिम जमानत पर खेड़ा को रिहा करने का ऑर्डर जारी किया। सोमवार को कोर्ट फिर मामले की सुनवाई करेगी। साथ ही कोर्ट ने विवादित बयान को लेकर खेड़ा को चेतावनी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपके क्लाइंट की याचिका के मुताबिक हम इस स्थिति में एफआईआर क्वैश तो नहीं कर सकते जो आपकी मुख्य मांग है। हाँ, आपकी दूसरी मांग है एफआईआर 3 जगह हुई है, उन्हें एक जगह क्लब कर दिया जाए। हम सैद्धांतिक रूप से इसे सहमत हैं कि एक जगह इसे ट्रांसफर कर दिया जाए और एक ही जगह सुनवाई हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मंगलवार तक पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जा रहा है। मंगलवार तक जब तक वो रेगुलर बेल अप्लाई करते हैं, उसको रेगुलर बेल पर सुनवाई होती है, तब तक उनको गिरफ्तारी से संरक्षण रहेगा। आज तक ब्यूरो।
अपने हाई वोल्टेज ड्रामे की मिनट टू मिनट रिपोर्ट देख ली। अब हम आपको दिखा देते हैं नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के नेताओं के बयानों की पूरी हिस्ट्री भी। कब कब नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किए गए, कब कब अमर्यादित बयान को नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों पर हमले का हथियार बना लिया। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के बिगड़े बोल को हथियार बनाकर नरेंद्र मोदी उल्टा प्रहार करते हैं। जब जब मोदी पर पर्सनल अटैक हुआ, तब तब विपक्ष को बड़ा घाटा हुआ। एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। अगर मोदी पर की गई टिप्पणी की लिस्ट को देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव में मोदी की तुलना रावण से की। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने मोदी की तुलना हिटलर से की थी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ तो मोदी की तुलना रंगा बिल्ला से कर चुके हैं। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला, कातिल और नीच कहा था। कमलनाथ नरेंद्र मोदी के पिता और दादा पर अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा था, तो सोनिया गांधी मौत का सौदागर बोल चुकी है। अधीर रंजन ने मोदी की तुलना गंदी नाली से की थी। संजय निरुपम औरंगजेब का अवतार बता चुके हैं। इससे पहले पवन खेड़ा मोदी की तुलना आतंकी मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई से कर चुके हैं। खेड़ा ने कहा था मोदी का मतलब है मसूद अजहर, ओसामा, दाऊद और आईएसआई। जिग्नेश मेवानी ने नमक हराम कहा था, तो रेणुका चौधरी प्रधानमंत्री मोदी को वायरस बता चुकी है। आज सोनिया बहने गुजरातना चूंटायेला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौतना सौदागर कहा था कि नौता कया। श्रीमान राहुल गांधी શું આપે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પછી શું એવું નહોતું કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી દેશના જવાનોના ખૂનની દલાલી કરે છે? દિગ્વિજયસિંહ એમણે કહ્યું કે આ મોદી સરકાર તો રાક્ષસ રાજ रावण साथे करी दीदी। एक बार फिर मोदी पर कांग्रेस नेता की तरफ से बदजुबानी की गई है, लेकिन कांग्रेस इसे महज जुबान फिसलना बता रही है। हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। तो बड़ा स्पष्ट है कि देश के अंदर ये पहली बार है कि इस प्रकार की राजनीति हो रही है। यहाँ पर हम आपस में आक्षेप लगाते थे, परंतु आज हमारे माता पिता पर, हमारे परिवारजनों पर भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं और उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। ऐसा देश में कभी पहले हुआ नहीं। मतलब ये कि कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन क्या सिर्फ इसे जुबान फिसलने से जोड़कर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो पाएगी? मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ादी को खत्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि कांग्रेस की क्या नीति और क्या सोच है। ना तो इसके ऊपर कांग्रेस के अध्यक्ष ने कोई प्रतिक्रिया दिया, ना उनकी अध्यक्षा रही सोनिया गांधी जी ने कुछ बोले, ना राहुल गांधी जी कुछ बोले। उनको बकायदा क्रिटिसाइज करना चाहिए था, सख्त शब्दों में निर्देश देना चाहिए था। आप देश के प्रधानमंत्री के प्रति, उनके पिताजी और उनके परिवार के प्रति आप शब्द नहीं बोल सकते। और जो हुआ है वो होना है। फिर जब आप नहीं समझेंगे कानून को, तो कानून आपको समझाएगा। कांग्रेस की दलील है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी पर्सनल अटैक किया जाता रहा है। तो क्या वो सही है? लेकिन कांग्रेस को मुसीबत में डालने वाला एक नया वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का है। जब मोदी का नाम लिखकर विवादित नारे लगे, अब सवाल है कि विरोध का ये कौन सा तरीका है?
आज तक ब्यूरो। गुजरात के विकास मॉडल के प्रचार में यहां व्याप्त भ्रष्टाचार का मसला अक्सर ही दब जाता है। गुजरात की नदियों से अवैध रेत खनन का मामला भी ऐसा ही है। ड्रोन कैमरों के जरिए अवैध रेत खनन की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसी सच को उजागर करती हैं। आइए देखते हैं सूरत से आई इस रिपोर्ट को। जंगलों और हरियाली के बीच बहती तापी नदी और दूर से दिखती महानगर सूरत की गगनचुंबी इमारतें, नजारा बेहद खूबसूरत है। लेकिन ड्रोन कैमरे की निगाहें कुदरत की इस खूबसूरती को नहीं बल्कि यहाँ चल रहे भ्रष्टाचार के खेल को ढूंढ रही हैं। सूरत की तापी नदी में अवैध रेत खनन का खेल, जिसका पर्दाफाश कैमरे की निगाहें जल्दी ही करने वाली हैं। सूरत में तापी नदी में अवैध रेत खनन का धंधा किस तरह बेरोक टोक चल रहा है, आसमान से ली गई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। नदी किनारे एक कतार से बड़ी बड़ी नावें लगी हैं। इन नावों में रेत निकालने वाली मशीनें लगी हैं, जिनके जरिए रेत को नदी से रात दिन निकाला जा रहा है। ड्रोन से लिए वीडियो सूरत के पाल भाटा तापी नदी के तट के हैं। ड्रोन कैमरों में देखा जा सकता है कि किस तरह रेत माफिया का गिरोह नदी में बोट से रेत निकाल रहा है। इन रेतों को ट्रकों में लादकर ले जाया जा रहा है। इस तरह के करीब 10 से ज्यादा ट्रक ड्रोन कैमरे में कैद हो गए। 30 से ज्यादा बोट को रेत चोरी करते हुए ड्रोन कैमरों ने कैद किया। सूरत शहर के आसपास तापी नदी के तट पर 31 किलोमीटर तक किसी भी तरह के खनन की सरकारी पाबंदी है। बावजूद इसके सूरत शहर के प्रतिबंधित तापी नदी क्षेत्र में खनन माफिया अवैध रूप से बालू का खनन करते हैं। इन वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी अवैध खनन का काम बदस्तूर जारी है। न खनन माफियाओं को डर है, न सरकारी एजेंसियों को इसकी चिंता। और ये काम सिर्फ आबादी से दूर सूने इलाकों में ही नहीं होता। आलम यह है कि सूरत शहर के ONGC ब्रिज के पास भी खनन माफिया बिंदास होकर बालू खनन करते कैमरे में कैद हो गए। अवैध खनन पर नजर रखने की जिम्मेदारी भूस्तर विभाग पर है, लेकिन देखिए विभाग के कर्मचारी की जुबान सच्चाई कबूलते कैसे अटक रही है। सूरत जिले में धोरनपाड़ी गांव से लेके सूरत सिटी के सिंगरपुर कोजवे तक प्रतिबंधित विस्तार है और उससे आगे का जो एरिया है ना वो डुम्बस तक CRZ नोटिफाई हुआ है। उसमें CRZ में अभी आज परमिशन दी हुई है स्थानिक पीपल को, और उसके अलावा जो ब्रिज के नीचे का भाग है वहाँ अवैध रूप से खनन होता है। उस पर हमारी टीम दिन प्रतिदिन चेकिंग और धन वसूलात की कार्यवाही और FIR भी की हुई है। भू स्तर विभाग की सफाई है कि वो अवैध खनन को रोकने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन निगरानी के लिए उनके पास कर्मचारियों की कमी भी बड़ा मुद्दा है। सरकार का दिशा निर्देश भी स्पष्ट नहीं है। अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार की भी होती है। इस तरह कई विभागों की जिम्मेदारी तो तय कर दी गई, लेकिन जवाबदेही का अभाव है। इस साल हमने 10 करोड़ का अचीवमेंट किया है। इलीगल अवैध रूप से चल रहा है वहाँ रेड करके, फिर भी रुक नहीं रही, क्या वजह है? और तो हम तो हमारी तरफ से नियम अनुसार पूरी कार्यवाही कर रही है। ड्रोन कैमरे से अवैध खनन की तस्वीर सामने आने के बाद कार्रवाई की औपचारिकता भी शुरू की गई है। बोट मालिकों और ट्रक मालिकों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन ये सवाल नहीं उठता कि आखिर खनन माफिया किसकी शय पर लाखों करोड़ों के राजस्व की चोरी करते हैं। पुलिस को ये सब क्यों नजर नहीं आता? प्रशासन कहाँ सोया रहता है? साफ है कि भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी जमी हुई हैं। दशकों से ऐसा ही होता आ रहा है। 2-4 दिन के हो हंगामे के बाद फिर सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। इस बार भी ऐसा ही होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात के अलग अलग जिलों में आग ने पिछले 24 घंटे के दौरान जमकर तांडव मचाया है। कहीं आग की लपटों में एक शख्स जिंदा जल गया तो कहीं शादी की बारात की खुशियां आग की लपटों की वजह से चीख पुकार में बदल गईं। नवसारी में चलती कार बनी आग का गोला। खेड़ा में जिंदा जल गया शख्स। खेड़ा में धू धू कर जली बारातियों की बस। गुजरात में आग का वार। गुजरात के खेड़ा जिले में आग ने जमकर तांडव मचाया है। सबसे पहली तस्वीर कपड़वंज इलाके की, जहां देर रात ही को कार में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में कार चालक मौके पर ही जिंदा जल गया। ये भयानक हादसा जलोया झील के पास हुआ। आग से हाहाकार की दूसरी तस्वीर भी खेड़ा जिले से ही सामने आई, जहां गुरुवार को बारातियों से भरी एक बस धू धू कर जल उठी। गनीमत रही कि समय रहते सभी बारातियों को उतार लिया गया। जानकारी मिली है कि ये बस गुजरात के आणंद जिले से राजस्थान के कांकरोली जा रही थी। गाड़ी में लश्करी में आग लागेली, अમને કોલ મળ્યો અને જે જાણ થઈ એવું અમે આ સ્થળે પહોંચ્યા અને ત્યાં આગળ આગ ઉપર કાબુ મેળવેલી। ગાડીના નુકસાન અને ટાયરને એવું। अब खेड़ा से नवसारी चलिए, जहां गढ़देवी तालुका के नंदरखा गांव में एक कार आग का गोला बन गई। खबर के मुताबिक डिवाइडर से टकराने के बाद कार में भयानक आग लग गई और देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से तबाही की अगली तस्वीर राजकोट से सामने आई, जहां गायकवाड़ी जंक्शन में स्थित एक सरकारी गोदाम में आग लग गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करती दिखाई दी। यहां आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। खेड़ा से हिताली शाह, नवसारी से रौनक जानी और राजकोट से नीलेश सिंघानिया के साथ आज तक ब्यूरो।